हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी जो एसएसटी की क्लासेस थी वो उसमें हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया, हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की। ठीक है, जो पॉलिटी है ये भी क्लास 6 की पॉलिटी कवर हो गई है। क्लास 7 की जो पॉलिटी है वो चल रही है। आज इसका चैप्टर नंबर 3 है। बीच में कुछ दिन के लिए क्लासेस स्टॉप हो गई ड्यू टू सम इश्यूज, तो अभी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पॉलिटी को बहुत जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी सीरीज है और जो भी पेपर रहता है वो यहीं से पूछा जाता है। आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग जो है कि बहुत कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं किस तरीके से सरकार अपना काम करती है, विधायक किस तरीके से अपना काम करते हैं, विधायक मिल करके जो है कि किस तरीके से अपने मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, किस पार्टी का किस तरीके से जब वो अधिक सीटें पा करके और अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानने वाले हैं। और किस तरीके से ये अपना विभाग इनके अलग अलग होते हैं जो मिल करके काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपके देखिए, राज्य शासन कैसे काम करता है। जो राज्य शासन है वह कैसे काम करता है। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है सामने छोटी सी, और इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय आपके पास है नहीं। एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे आ चुका है। ओनली कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो बस यही मान के चलिए कि 1 महीना आपके पास है। ये मान के चलिए कि सिर्फ 30 दिन आपके पास बाकी हैं और इस 30 दिन में आपको अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन भी करना है। राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए, शासन 3 स्तरों पर काम करता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। शासन 3 स्तरों पर काम करता है। कौन कौन से? एक तो स्थानीय स्तर हो गया, दूसरा राज्य स्तर हो गया, तीसरा हमारा केंद्र स्तर होता है। ओके, और इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि जो राज्य स्तर पर शासन कैसे काम करता है, स्टेट लेवल पे सरकार कैसे काम करती है, शासन कैसे काम करता है। ओके, ये सब चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। और लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण यहाँ पे लिया गया है कि जैसे एक हॉस्पिटल है, उसमें किस तरीके से लोग बीमार हैं और उनकी देखरेख नहीं हो पाती है, पानी सही नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ओके, और जब लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो लोग सरकार का घेराव करते हैं, विधायक का घेराव करते हैं, है ना, सांसद का घेराव करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमें सड़क की समस्या है या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझेंगे विधायक कौन होता है। देखिए, विधायक जो है विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के सदस्य को विधायक या फिर एमएलए कहा जाता है। एमएलए यानी कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। तो एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? एमएलए का चुनाव यानी कि जो विधायक होता है, इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। एमएलए का चुनाव होता है और जनता जिस विधायक को वोट करती है, जब वो जीत जाता है तो फिर वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाई हम लोग उस विधायक को जिता रहे हैं, हम उसको वोट कर रहे हैं, वो विधायक जीत करके हमारी बात को लेकर के सरकार तक पहुंचेगा। हम सारे तो सरकार तक नहीं पहुंच सकते। हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो हम सीधा विधायक के पास जाते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे साथ ये समस्या है। तो विधायक अगर कोई बड़ी समस्या है तो वो समस्या लेकर के मुख्यमंत्री तक जाते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। तो वो हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनके माध्यम से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत के हर राज्य में कितनी विधानसभा होती हैं? तो भैया विधानसभा एक ही होती है, सीटें अलग अलग हो सकती हैं। किसी राज्य में विधानसभा की जो है कि 60 सीटें हैं, किसी में 65 है, किसी में 70 हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर राज्य कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है? तो कई
निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। यहाँ पे उदाहरण के लिए एक मानचित्र दिया गया है, उसमें दिखाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश है वह कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है? कई क्षेत्रों में बटा हुआ हो सकता है, और हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो है कि विधायक बनता है, विधानसभा का सदस्य बन जाता है। ओके, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। कोई, अब जैसे आपके सामने अभी चुनाव हो ही रहा है जो कि केंद्र सरकार का चुनाव है ना, तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग पार्टियों से, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई बीजेपी से लड़ रहा है, कोई सपा से लड़ रहा है, बसपा से लड़ रहा है, और भी अन्य पार्टियाँ होती हैं। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो विधायक हैं ये क्या होते हैं? अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। किसी को किसी पार्टी से टिकट मिल गया, किसी को दूसरी पार्टी से, जो जिस पार्टी से जिसका ठीक रहता है अपना चुनाव लड़ लेते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जो कि बहुत क्लियर नहीं दिख पा रहा है, हालांकि इसको जो इसमें दिखाया गया है वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। चलिए अब आगे यहाँ से बात करते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? समझिए इस चीज़ को। जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, जो राजनीतिक दल है, मान लीजिए बीजेपी है या कांग्रेस है, जो भी हो, ठीक है, जिस भी राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। भाई सीटें थी 70 और जो दूसरी पार्टी है वो जीत जाती है उसमें से 36 सीटें, मतलब आधे से ज़्यादा जीत गई तो वो बहुमत माना जाएगा। ठीक है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। भाई जिसकी सरकार बन गई, जिसकी ज़्यादा सीटें आ गई, वो क्या हो गया? वो सत्ता पक्ष हो गया और बाकी विरोधी पक्ष हो गए। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इनको आप नोट करते चलिएगा। चलिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। ठीक है, विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भाई 34 कितने हो गए? 34 तो इसके आधे हो गए। तो अगर सत्ता में आना है, अगर अपनी बहुमत प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा? 34 से अधिक सीट निकालनी होगी, भले आप यहाँ पे 35 निकाल लो। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए, वो अपोजिट पार्टी में आ गए। ओके, इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक किसके थे? कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस क्या हो गई? ये मुख्य विरोधी दल बन गई। ओके, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। निर्दलीय का मतलब जिनका कोई दल नहीं होता, जिनका किसी विशेष पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, वो भी चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। चुनाव के बाद क्या होता है? जो सत्ताधारी दल होता है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, वो विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं कि कौन अच्छा नेता है ना, कौन लंबे समय से जो है कि सांसद है या विधायक है, तो उसको फिर मुख्यमंत्री बना लिया जाता है, जिसकी लोकप्रियता अच्छी होती है, जो काम करने में अच्छा होता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना। उदाहरण में, ठीक है, उदाहरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसको इन्होंने चुना? श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुन लिया और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। मंत्रियों का चयन कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री। तो मंत्रियों का चयन यहाँ पे राज्य स्तर पर कौन करता है? मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। राज्य चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। इस उद्देश्य से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि जिस भी आप राज्य के राज्यपाल हैं, वहाँ की सरकार कानून के हिसाब से काम करे, संविधान के हिसाब से काम करे, है ना, रूल रेगुलेशंस फॉलो करे। इसीलिए राज्यपाल को वहाँ बैठाया जाता है, उससे ऊपर मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से ऊपर उसको बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए, जो राज्य का मुख्य प्रमुख होता है वो राज्यपाल कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उसका उद्देश्य क्या होता है, आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियम के अनुसार से काम करे, इसीलिए राज्यपाल को बैठा दिया जाता है। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से देखिए एक पॉइंट और है, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर के बनता है। मान लीजिए जैसे इसमें जो इंडिया गठबंधन चल रहा है, आप सभी जानते हैं इंडिया गठबंधन चल रहा है, जो कि गठबंधन है यानी कि जिसमें कई सारी पार्टियां आपस में मिल गई हैं कि हम सब मिलकर के अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि एक एक से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो सब मिलकर के साथ में आकर के और सोच रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा दें। तो ये क्या है, ये गठबंधन है। इसमें क्या होता है, कई सारी पार्टियां आपस में मिल जाती हैं, हमारे भी वोट उसी में चले जाएंगे, तुम्हारे भी वोट, सब मिलकर के एक हो जाते हैं। ओके, तो सत्ताधारी दल जो होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं है, कई पार्टियों से मिलकर के बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ओके, गठबंधन आप पहले भी समझ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने यहाँ इस समय। चलिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। जो मंत्री हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शासन के जो भी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधित विभाग हो, है ना, चिकित्सा संबंधी विभाग हो, पुलिस विभाग हो, है ना, इनके ऊपर एक एक मंत्री होता है जो उस मंत्रालय को चलाता है। ठीक है, उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वह कौन सा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं? वो स्थान कौन सा होता है? वो विधान सभा होता है। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है भाई, एक विधायक के रूप में, दूसरी मंत्री के रूप में। यानी कि जो विधायक अच्छा काम कर रहा होता है और कई बार से वो बराबर सत्ता में रहता है, तो फिर उसको मंत्री पद दे दिया जाता है, कोई विशेष मंत्रालय भी उसको दे दिया जाता है कि तुम ये मंत्रालय संभालो। तो अब एक तो उसका दायित्व विधायक के रूप में भी है अपने क्षेत्र की देख रेख करना, दूसरा वो मंत्रालय को भी देख रहा है, जो मंत्रालय उसको सौंपा गया है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो या चिकित्सा मंत्रालय हो, वो उसको भी देख रहा है। तो इस तरीके से उस पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में एक बहस होती है। विधानसभा में क्या होती है? एक बहस होती है। आप लोग अक्सर सुनते ही होंगे विधानसभा की बहस को। चलिए यहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जो विधानसभा में जो बहस चलती है उसमें विधायक बैठे होते हैं और विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, और संबंधित विषय पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसे जो अपोजिट पार्टी के होते हैं वो सत्ता पक्ष से अपने प्रश्न पूछते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं कि सत्ता पक्ष को ये नहीं, ये करना चाहिए, वो नहीं, ऐसे करना चाहिए था, हमारी सरकार ने ये किया, तुम्हारी सरकार ने क्या किया, सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, ये भी सुझाव दिया जा सकता है। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि हमारे मंत्रालय में ऐसा नहीं है, शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ये काम कर रही है।
और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भाई जो भी विरोधी पक्ष ने जो सवाल पूछे हैं, अब सत्ता पक्ष उसका आंसर करते हुए सदन को आश्वासन देती है कि हमारी सरकार ये काम कर रही है। जैसे विरोधी पक्ष ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, स्कूलों की व्यवस्था बहुत बुरी है, शिक्षक पूरे नहीं है, तो दूसरी पार्टी यही कहती है कि जो है जितना रेशियो है, अनुपात है, उसके हिसाब से हमारे टीचर हैं और बाकी काम चल रहा है आगे। तो इस सब तरीके से अपनी वो बात रखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। ओके, हम अक्सर उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में उन्हें देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। ठीक है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनको अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य जो हैं वो मंत्रियों और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी हो सकती है, निर्णय भी लिए जा सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो बजट बना है उसको किस तरीके से कहाँ पे लगाना है, कितना खर्च करना है, इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। इतनी बात क्लियर होती, बहुत आसान भाषा में चीज़ों को हमने समझ लिया। अब यहाँ पे अब एक बहस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पहले विधायक अपनी बात कहते हैं, दूसरे विधायक अपनी बात कहते हैं, तीसरे विधायक अपनी बात कर रहे हैं, चौथे विधायक अपनी बात कर रहे हैं, पांचवें विधायक अपनी बात कर रहे हैं, छठे विधायक अपनी बात कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे चल रहा है। जैसे ये विधायक जी हैं, ये खड़े होकर के अपनी बात को रख रहे हैं। ये पहले विधायक, दूसरे, तीसरे, है ना, चौथे यहाँ बैठे हैं, पाँचवें यहाँ बैठे हैं, छठे ये हैं, ये खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से बहस चल रही होती है सदन में। आइए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, तो ऊपर भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन समझ लिया किस तरीके से बहस होती है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। सरकार ने जो भी काम किया या नहीं किया, ठीक है, उस पर बहस हो रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर विशेष विधायक नहीं, सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो सरकार का काम है उसको ये पूरा करते हैं, निभाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। समझिए, सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रियों से होता है, जो उनके कौन हैं, जो उनके प्रभारी होते हैं। इनको नोट करते चलिए। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जो भी विभाग होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, इन सबका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं क्या कहलाते हैं, विधायिका कहलाते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉइंट को तुरंत। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं। विधायिका के तौर पर जो होते हैं सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं, और विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि हमने पाठ में शुरू में देखा था। इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, शासन की कार्यप्रणाली को समझते हैं। देखिएगा, शासन की कार्यप्रणाली आपके सामने है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। ऐसा नहीं कि केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी हो रही है, सरकार से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है या नहीं की जा रही है। हाँ, ये सब चीज़ें हम लोग को नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनल और अन्य संगठन जो होते हैं उनको सरकार के बारे में बातें करते हुए हम देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार रखते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है। इसी तरह का एक तरीका यहाँ भी दिखाया गया है। जैसे कई बार प्रेस वार्ता होती है तो वहाँ पे जो पत्रकार होते हैं वो अपनी बात पूछते हैं, अपनी बात कहते हैं, ठीक है। जो भी चल रहा है राज्य में या केंद्र में उसके बारे में कोई सवाल उठाए जाते हैं, शिक्षा के माध्यम या जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में पत्रकार सवाल उठाते हैं, तो वो प्रेस वार्ता होती है।
और फिर जो भी मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको उनका जवाब देना होता है। आइए यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही समझ रहे हैं, जो फालतू की कहानी दी गई है उससे कोई मतलब नहीं है। वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा करवाते हैं। भाई वो अकेला व्यक्ति वो खुद तो करने जाएगा नहीं, अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, ठीक है, मंत्रालय बना दिए जाते हैं, उसका एक प्रमुख मंत्री बना दिया जाता है, वो उस पूरे मंत्रालय को वहीं से चला रहा होता है। जैसे लोक निर्माण विभाग अलग हो गया, कृषि विभाग हो गया, कृषि मंत्रालय बना दिया गया, कृषि मंत्रालय का एक अलग से मंत्री नियुक्त कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग हो गया, है ना, शिक्षा मंत्री अलग से नियुक्त कर दिए गए। तो ये क्या है, काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन जो अलग से मंत्री नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय पर, वो मंत्री फिर आगे काम करते हैं। ऑर्डर दे दिया मुख्यमंत्री ने, अब उन मंत्रियों को उस ऑर्डर को आगे तक पहुंचाना है, उसको फॉलो कराना है। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। पॉइंट है, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून का भी निर्णय ले सकती है। अगर सरकार चाहे तो उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उसके लिए आप नया कानून बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ कमी है, कानून बनाने की ज़रूरत है, सफाई के क्षेत्र में आप चाहें तो आप कानून बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वो कानून बना करके हर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कानून पारित कर सकती है सरकार, उसके पास ये अधिकार है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए। ये अधिकार है उसके पास, वो एक कानून पास कर सकती है। किसी विषय पर कानून बनाने का ये जो काम है वो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। किसी विषय पर कानून बनाने का जो काम है वो कौन करता है, तो ये प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं या शासकीय विभाग इन कानूनों को व्यवहार में लाते हैं, उस पर काम करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा, पूरे देश के लिए जो कानून है वो कहाँ बनाए जाते हैं, संसद में बनाए जाते हैं। कहाँ, संसद में बनाए जाते हैं। आपसे ऑप्शन दे देगा, मुख्यमंत्री ऑफिस में, प्रधानमंत्री ऑफिस में, राज्यपाल ऑफिस में या उपरोक्त सभी में, तो नहीं, पूरे देश के लिए कानून संसद में ही बनाए जाते हैं। संसद के बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। आगे देखिए पॉइंट को, लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग का अलग प्रभारी होता है, मंत्री होता है। इन विभागों के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत या एक्सेप्ट किया जाता है। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। अब आगे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि जैसे अगर हमें कोई भी बात अपनी सरकार तक पहुंचानी है, लोगों तक जागरूकता पहुंचानी है, बच्चों को दिखाना है, तो हम उस पर चार्ट पेपर वगैरह बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनको समझ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समय कम है, वही हम लोग समझेंगे। जो कहानी दी गई है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के तौर पर ये कोई पंचायत का वार्ड या वो क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत का मतलब क्या है, इसका आशय ऐसी स्थिति से होता है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों, इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष की बात करें, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता क्या होती है, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को ये सब बातें बताएंगे। कौन सी बातें, जो भी उनसे पत्रकार या प्रेस वार्ता में पूछी जाएंगी।
तो ये चैप्टर हमारा जो 3 था वो कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर लेंगे और इसकी जो PDF और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जल्दी ही हम वन लिनियर भी कराएंगे। ओके।